ये फिल्म को समझने के लिए आपको क्लासिकल संगीत या फिर बड़े बड़े संगीतकारों को जानने की जरूरत नहीं है। जितना इस फिल्म ने वेनिस और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में तहलका मचाया है, ये फिल्म देख लो, एक तो खुद का सर या फिर जिसमें देख रहे हो वो फोड़ दोगे। तो हेलो वन, आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। और टाइटल में या फिर थंबनेल में जानने की भी जरूरत नहीं है कि इस फिल्म के बारे में आप देख रहे हो, क्योंकि आगे मैं इस फिल्म के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको ये फिल्म जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जो बहुत ही फेमस और जिसने 1990 के बाद मतलब ठीक 30 साल बाद 2020 में एक मराठी फिल्म ने अवार्ड जीता, जिसका नाम है द डिसाइपल, म्हणजे डिसिप्लिन्ड फॉलोअर। क्या है इस फिल्म में और कौन है किसका फॉलोवर? सच कहूं तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि शरद क्लासिकल संगीत का फॉलोवर है या फिर उसके गुरुजी का, या फिर सबसे बड़ा और फेमस क्लासिकल संगीत गायक होने के जिद का। तो फिल्म की कहानी है शरद नेरुलकर की, जो अपने क्लासिकल संगीत और गुरुजी से हद से ज्यादा प्यार और जिनका आदर करता है। इन दोनों के पीछे पूरा करियर अर्पित कर दिया है और इसका साथ दे रही है काल्पनिक बहुत ही बड़ी गायक माई, जिनका आवाज सिर्फ उसी के नहीं तो हमारे कानों में भी गूंजेगी। और माई का ही शिष्य शरद का गुरुजी होता है। शरद नाम के लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करता है, जहाँ पे पुराने गजल, बंदिश और जो लोग प्रसिद्ध नहीं थे उनके पुराने कैसेट या फिर वीसीआर से अभी सीडी प्लेयर में रूपांतर करके बेचते हैं, जिसका कोई खास व्यापार तो नहीं होता है। शरद अपनी माँ को छोड़ के मुंबई में अपने दादी के साथ रहता है और उससे बस शास्त्रीय संगीत का महारत ही हासिल करना है, और इसलिए वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ रियाज करने में ही लगा रहता है। अब इंटरेस्ट में इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलती है स्नेहा, जो एक इनबोर्न टैलेंटेड लड़की है। संगीत के साथ ही साथ वो काम भी करती है, मतलब दो पैसे भी कमाती है। शरद उस पर लाइन मारता है, ये चीज उसे पता भी होता है, लेकिन वो कुछ उसे घास नहीं डालती, क्योंकि उसे पता है इस बंदे का उसके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो स्नेहा की इस सोच को गलत ठहराएगा, तो आपके अपेक्षाओं पे पानी फेरने वाला है, क्योंकि शरद अपने जिंदगी के अंत तक कुछ नहीं कर पाता। फिल्म शुरुआत ही होती है उसके 24 साल की उम्र से, फिर ठीक 1 घंटे में उसे सीधा 35 या फिर 36 का दिखाते हैं, और 50 मिनट के बाद वो सीधा 40 पार कर लेता है। तो ट्रांजिशन के नाम पे तो इस फिल्म में बूम है। जब 35 साल का हो जाता है तभी डायरेक्ट दिखाते हैं कि फ्रीलांसर सिंगर है, और अभी उसके भी ये सब लोग शिष्य हैं, और वो एक सिंगिंग स्कूल में टीचर है, और शायद वो अभी भी अपने दादी के घर ही रहता है और बढ़ते बुजुर्ग गुरुजी का सेवा भी करता है। फेसबुक चेक करने से उसे पता चल जाता है कि स्नेहा तो बहुत बड़ी प्रसिद्ध गायक बन गई है, लेकिन इसे तो पुरस्कार भी नहीं मिला है। और आजकल नई पीढ़ी की शास्त्रीय संगीत सीखने वाले बच्चे भी कैसे बढ़ते जमाने के साथ ताल पे ताल मिलाकर कैसे नए जमाने के संगीत को भी सीख के आगे बढ़ रहे हैं, और ये अभी तक अपने बंदिश और क्लासिकल संगीत में ही फंसा है, क्योंकि अपने पिता जैसे उसे अपने जिंदगी में सिर्फ निराशा हासिल नहीं करना और नए जमाने के संगीत को अपना ना पाने की वजह से वो 40 के ऊपर पहुंच जाता है, और वो एक विधवा या फिर डिवोर्सी औरत के साथ शादी करके उसकी बेटी को अपना के अपना एक छोटा सा अनहद साउंड्स रिकॉर्डिंग कंपनी शुरू करके अपने सामने इस फिल्म का समाप्त कर देते हैं। ये फिल्म ठीक मेरे व्लॉग की कहानी जैसे ही तहस महस है, मतलब मैं कहूंगा इस फिल्म में कोई कहानी ही नहीं, और ऐसे दिमाग खाओ और सर फोड़ू फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म में अवार्ड मिलता है। वाह, आइले इसके आगे मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो मेरा कंप्यूटर ये फिल्म देखने के बाद है ना, कैसे बचा है एक पीस में क्या मालूम। भाई तेरा पैसे से बढ़ गया है और कुछ नहीं। हाँ, तू मूवी देखते तो था क्या वहां पे? अगर आप चाहते हो इस तानपुरा का आवाज आपके कानों में से खून निकाले, अगर आप चाहते हो इस बंदिश के गानों से आपका दिमाग हटा दे, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी शरद जैसे ही हो, अगर आप अपने जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और आप बस मरने से पहले एक जहर नहीं तो एक सरदर्द देने वाला फिल्म देखकर इस दुनिया से प्रस्थान करना चाहते हो, तो आपके लिए रहा ये फिल्म। अरे करण, बुरा लग गया क्या? सॉरी मैडम, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल તું કેમ નર્વસ થાય છે? એના બાપનું ખાય છે કે શું? તું અહીંયા પૈસા ભરીને આવે છે, ફીસ ભરે છે, એ કાંઈ મફત નથી શીખવાડતો। એ કોણ ના પાડવા વાળો આવ્યો? ચાલ પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં એની કમ્પ્લેન કરીએ છે અને એને બરાબર કરું છું।
अगर आप पहले से ही डिप्रेस्ड या फिर अपसेट हो तो हाथ जोड़ लेता हूं, प्लीज ये फिल्म मत देखो। अभी आप लोग अगर मुझसे पूछोगे कि इतना अच्छा सब कुछ बोला गया है इस फिल्म के बारे में, तो भी मैं क्यों फट रहा हूं इतना, तो मैं कहूंगा कि मैं एक आम इंसान हूं, ठीक आप लोगों की तरह। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। मैं कोई फिल्म क्रिटिक्स या फिर फिल्मोग्राफी के बैकग्राउंड से नहीं आता, तो मैं आपके सामने बस मैंने जो फिल्म देखा मुझे कैसे लगा इसका जानकारी देता हूँ। तो मैं फिल्म बोर होने के लिए नहीं, बल्कि जब मैं अपना 2 घंटा डाल के एक फिल्म देख रहा हूँ तो मुझे वो अच्छा भी लगना चाहिए और मेरा वक्त अच्छा भी कटना चाहिए। इस फिल्म में शरद की शास्त्रीय संगीत सीख के एक सबसे बड़ा गायक बनने की जिद में और बढ़ते उम्र और नए जमाने के संगीत की दुविधा में फंसा इस शरद की उलझन हमें इस कदर बोर कर देता है कि हम सोचने लगते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम अपने आप पे इतना अत्याचार। बल्कि एक्टर के एक्टिंग में कोई भी दम नहीं, और यहाँ पे मैं एक्टर को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा। अगर स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी हो और डायरेक्टर की उसमें हामी हो तो एक्टर भला क्या कर सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्टर को एक एक्टर नहीं तो एक सॉलिड लंबे लंबे डायलॉग को रट के बोलने वाला बंदा चाहिए था। तो सिर्फ इस लंबे लंबे कठिन डायलॉग को बोलने वाला एक्टर आदित्य मोदक को मेरा प्रणाम। इस फिल्म के लिए जब एक डायरेक्टर, राइटर और सिनेमेटोग्राफर बैठ गए होंगे तब उन्हें सोचा होगा कि इस फिल्म के अंदर बहुत लंबे लंबे लॉन्ग शॉट्स होंगे, लेकिन वो निकटता बनाए रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आपको ऑडियंस का इन्फ्लुएंस उसके अंदर और चाहिए तो। पर इमोशंस और शरद के अपने दिमाग में चलते हुए उस दुविधा को शायद डायरेक्टर ही अच्छे से शूट नहीं कर पाया या फिर एक्टर ही उसे अच्छे से दर्शा नहीं पाया। रीजनल फिल्म्स और खास करके मराठी मूवी की कहानियां बहुत ही हटके होती है और उसे देखने में मजा भी आता है, लेकिन एक जिद्दी कलाकार कैसे अपनी जिंदगी के सच्चाई को ठुकरा कर अपने जिद के माया जाल में धंसता चला जाता है, ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है आज के लिए, इसे और अच्छे से दर्शाया जा सकता था। अगर रेटिंग की बात करूं तो एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है नेटफ्लिक्स, तो इसे रेट किया है TVMA, मतलब सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। बच्चे इसे ना देखें, मतलब बिलो 17 या बिलो 18 इसे ना देखें। और वैसे भी अडल्ट्स ही इतने परेशान होंगे इस फिल्म को देख के, वो बच्चे बेचारे तो छोड़ ही दो यार। और जिंदगी में ये फिल्म नहीं देखा ना तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ मिस नहीं करोगे, बल्कि अपने इस बेचारे छोटे से दिमाग को अत्याचार से बचाओगे। इस फिल्म में ना ही मुझे कुछ ढंग का म्यूजिक लगा, सिवाय वो सर को दर्द देने वाला तानपुरा का आवाज या फिर वो बेवजह माई का स्पीच। ना ही कोई खास एक्टिंग, ना ही कोई ठोस कहानी। इस फिल्म में से हमें एक सीख मिलती है, जो काम हमें पसंद है जरूरी नहीं कि वही काम हमें भी पसंद करे। इसका मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और नए नए हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। शायद आपको पता नहीं आपके अंदर कौन सी कला छुपी हो जिसका आपको एहसास नहीं, और जरूरी नहीं आप बचपन से कला सीखे हो या फिर सिखाए गए हो, वो ही आपका एकमेव कला है। और यकीन मानो अगर वो ही है तो वो आपको आगे तक लेके जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ली और छोड़ दी, बल्कि और कुछ क्या कर सकते हैं उस कला को निखारने में, इसके बारे में सोचो। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया या फिर इसमें से कुछ ना कुछ मूल्यवान जानकारी मिला या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग मिला, तो बिल्कुल भी हिचकिचाने का नहीं, तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत वो घंटे का आइकन दबाना, उसके बाद वो ऑल दबाना, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तो पहले आप तक उसके नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे, ताकि आप मेरे व्लॉग्स कभी भी मिस नहीं करो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन में या फिर एंड स्क्रीन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, उसे क्लिक करके वहां पे देख सकते हो। चलो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई दूसरे मूवी, डॉक्यूमेंट्री या सीरीज के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।